तो अब हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी में दिए हुए टॉपिक फिंगर प्रिंटिंग में जो एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को लेकर काफी बच्चे परेशान रहते हैं और कई बार शिकायत करते हैं कि यह एग्जाम्पल हमें समझ में नहीं आ रहा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, अगर थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है जरा देखते हैं। इस एग्जाम्पल में एक क्राइम सीन जनरेट किया हुआ है। क्राइम सीन, मान लीजिए कि एक किसी जगह पर मर्डर हुआ है और उस मर्डर प्लेस पर दो तरीके के खून के धब्बे मिले हैं। एक वो जिसके मर्डर हुआ है और दूसरे खून के धब्बे को पुलिस आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही और पुलिस को शक है कि ये खून के धब्बे उसके भी हो सकते हैं जिस व्यक्ति ने मर्डर किया। और पुलिस को दो लोगों पर शक है, एक का नाम है ए और दूसरे का नाम है बी, जो भी आपका मन हो नाम रख सकते हैं। अब सी सैंपल है क्राइम सीन के ब्लड सैंपल का, क्राइम प्लेस के उस ब्लड सैंपल का, और ए और बी उन दो पर्सन्स के सैंपल्स का फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है जिन पर पुलिस को शक है। तो ये क्राइम सीन है। तो हमें देखना है कि ये सी का जो फिंगरप्रिंट है वो इन दोनों में से किसके फिंगरप्रिंट से मैच करता है। अब बात आती है कि ये फिंगरप्रिंट कैसे जनरेट किए गए। तो फिंगरप्रिंट के बेसिस के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में भी बताया है कि फिंगरप्रिंट का बेस होता है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फंक्शनल डीएनए और नॉन फंक्शनल डीएनए दोनों में पाया जाता है, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग में हम इस्तेमाल करते हैं नॉन फंक्शनल डीएनए का। याद करिए, मैंने आपको यह भी बताया है कि नॉन फंक्शनल डीएनए यानी रेपिटेटिव डीएनए में तीन कैटेगरीज पाई जाती हैं साइज के बेस पे। बल्क डीएनए, दूसरा नंबर वीएनटीआर या मिनी सैटेलाइट डीएनए, और तीसरा नंबर एसएसआर या जिनको हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जानते हैं। याद करिए, आपको मैंने यह भी बताया है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम वीएनटीआर का यूज करते हैं, और वीएनटीआर और एसएसआर दोनों, ये दोनों तीन कैटेगरी में से ये दो कैटेगरीज ऐसे रेपिटेटिव डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं जिनमें यूनिट पाई जाती है, जिनमें यूनिट्स पाई जाती है। साथ ही साथ में मैंने आपको यह भी बताया है कि ये यूनिट्स हर पर्सन के हर क्रोमोसोम में मौजूद होती है। अंतर सिर्फ इतना होता है कि इनके नंबर्स हर क्रोमोसोम में अलग अलग होते हैं। ध्यान से सुनिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये वीएनटीआर यूनिट्स होती हैं हर पर्सन के हर क्रोमोसोम में होती है, लेकिन इनकी संख्या हर क्रोमोसोम में अलग अलग होती है। और ये जो पॉलीमॉर्फिज्म डेवलप होता है अलग अलग नंबर्स की वजह से, इसी का इस्तेमाल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। साथ ही साथ में मैंने आपको यह भी बताया था कि जब भी हम किन्हीं दो सैंपल्स की स्टडी करते हैं तो हम सेम पेयर ऑफ क्रोमोसोम लेते हैं। अगर हम पहले सैंपल में 2 और 12 ले रहे हैं तो दूसरे सैंपल में भी हम 2 और 12 ही लेंगे। तो अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल में पहला जो आपका सैंपल है क्राइम सीन से उठाया हुआ सैंपल है, और इसमें इन्होंने 3 जोड़े क्रोमोसोम लिए हैं। इस पूरे एग्जाम्पल में 3 जोड़े लिए हैं, 7 नंबर, 2 नंबर और 16 नंबर। 7 2 16, 7 2 16, ठीक है। अब इसके बाद अब ये जोड़ा क्रोमोसोम में क्या है, एनसीईआरटी में बना हुआ है पैरेंटल, पैटर्नल एंड मैटरनल। आपको पता है कि जब भी हमारे पास होमोलॉगस क्रोमोसोम के बारे में बात होती है तो हमें पता है कि गैमेट फ्यूजन में हाफ सेट हमारे फादर से और हाफ सेट हमारी मदर से आए हैं। तो ऑब्वियसली हमारे होमोलॉगस पेयर में एक क्रोमोसोम पैटर्नल यानी फादर से आया हुआ, और जो दूसरा उसका होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर होगा वो मैटरनल यानी कि मदर से आया हुआ क्रोमोसोम होगा, ठीक है। तो इसलिए उसको पैटर्नल और मैटरनल से डिमार्क किया हुआ है। अब देखिए इस सैंपल में, देखिए इस सैंपल में क्रोमोसोम नंबर 7, क्रोमोसोम पेयर नंबर 7, क्रोमोसोम पेयर नंबर 2, क्रोमोसोम पेयर नंबर 16। तो 7 में होमोलॉगस क्रोमोसोम के पैटर्नल में वीएनटीआर की 11 यूनिट है और मैटरनल की में वीएनटीआर की 9 यूनिट है।
जिसमें जितनी ज्यादा यूनिट उतना VNTR का साइज लार्ज, और जिसका VNTR सेगमेंट का जितना लार्ज साइज उसका मॉलिक्यूलर वेट उतना ज्यादा। और मैंने ये भी बताया है कि एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जिस डीएनए सेगमेंट का मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है वो ऊपर की तरफ, और जिसका कम होता है वो नीचे की तरफ रन करता है। तो इस तरीके से इसमें 11 यूनिट, इसमें 9 यूनिट, इसमें 8 यूनिट, इसमें 7, इसमें 5, इसमें 2, तो 11, 9, 8, 7, 5, 2, इसी सीक्वेंस में ये बैंड्स बना रहा है। 11 वाला सबसे लार्ज मॉलिक्यूलर वेट का है, सबसे ऊपर। 9 वाली रेपिटेटिव यूनिट्स का, उसके नीचे 8 वाला, 7 वाला, 5 वाला, 2 वाला। और मैंने हर पेयर के लिए एक अलग कलर का इस्तेमाल किया है। 7 पेयर के लिए हमने रेड कलर, सेकेंड पेयर के लिए हमने ग्रीन कलर, और 16 पेयर के लिए हमने ब्लू कलर बैंड्स का इस्तेमाल किया है। ऐसे कलर पाए नहीं जाते, सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए सैंपल ए में, सैंपल ए में 7th पेयर में पैटर्नल में 3 VNTR के सेगमेंट्स और मैटरनल में 4, जबकि इनके दूसरे और 16वें पेयर में सबसे बड़ा साइज का VNTR पाया जा रहा है, तो ये सबसे ऊपर रहेगा। और 7 का जो 7th पेयर है इसका पैटर्नल में केवल 3 यूनिट्स है, तो ये सबसे नीचे रहेगा, और बाकी इसके बीच में अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाएंगे। आप देख लीजिए, 10 यूनिट वाला ये है, 8 यूनिट वाला ये है, 7 यूनिट वाला ये है, और इसी तरीके से 5 यूनिट वाला ये है, 4 यूनिट वाला ये है, और 3 यूनिट वाला ये अरेंज हो गया। इसी तरीके से हम बी सैंपल में देख लेते हैं। बी सैंपल में भी 7th पेयर में 11 और 9, सेकेंड पेयर में 8 और 7, 16th पेयर में 5 और 2, और इसी क्रम में ये अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से ये अरेंज हो गए। अब बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, इस केस को सॉल्व कैसे किया जाएगा। इस केस को सॉल्व करने का तरीका है कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे इन दोनों सैंपल से। अब आप देखिए, सैंपल से कंपेयर करने के लिए हम हाइपोथेटिकल, आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूं, एक ऐसे मैं एक सीधी लाइन खींच रहा हूं, तो देखिए इसकी पोजीशन यहां पर सेम पोजीशन पे 2 बैंड्स हैं। अब देखिए इस वाले में इस बैंड की पोजीशन, यानी कि 7th पेयर में मैटरनल क्रोमोसोम में जो VNTR मौजूद है, इसके बैंड की पोजीशन ये मैच कर रही है। सेकेंड पेयर क्रोमोसोम में जो पैटर्नल है 7, और मैटरनल जो है, पैटर्नल में 8 VNTR है और मैटरनल में 7 VNTR है, और सेम नंबर, सेम मॉलिक्यूलर वेट के तीनों सैंपल्स में बैंड्स मौजूद हैं। तो आप देखिए, ठीक है, समानता भी हो सकती है। अब देखिए 16th पेयर में पैटर्नल में 5 और मैटरनल में 2 यूनिट, तीनों में ये सेम VNTR नंबर का सेम मॉलिक्यूलर बैंड आपको मिल रहा है। लेकिन अगर हम देखें ए वाले में, तो इसमें जो रेड कलर यानी कि 7th पेयर का 4 नंबर ना ही बी सैंपल में मौजूद है और ना ही ए सैंपल में मौजूद है। तो ये देखा जाए तो ये इसकी इन दोनों से डिसिमिलरिटी है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें और इन दोनों में ये बैंड नहीं पाया जा रहा। इसका मतलब है ये भी इन दोनों की सिमिलरिटी है, सी की बी से सिमिलरिटी है। बैंड का पाया जाना भी सिमिलरिटी हो सकती है और बैंड का ना पाया जाना भी एक समानता है। इसी तरीके से आप देखिए लास्ट वाला, यानी कि 16th पेयर का मैटरनल क्रोमोसोम में 2 VNTR यूनिट्स हैं और इसमें भी 2 VNTR सेम मॉलिक्यूलर वेट के VNTR और सेम बैंड। अब देख लीजिए
अब आप देखिए कि सी वाले का हर बैंड बी वाले के प्रत्येक बैंड से मैच कर रहा है, तो हम कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं कि सी ही बी है, गंगाधर ही शक्तिमान है। ठीक है, तो सी वाला ही जिसने मर्डर किया है। ठीक है, तो हम आंसर पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बनाकर मैच कर सकते हैं। याद करिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक सवाल पूछा था कि क्या मोनोजाइगोटिक ट्विंस, जिनको हम मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस भी कहते हैं, के फिंगरप्रिंट सेम होते हैं? तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आंसर सही है कि दो मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस के फिंगरप्रिंट भी सेम होते हैं। लेकिन टेक्निकली ये थोड़ा सा डिफर है इसका आंसर। मोनोजाइगोटिक ट्विंस के डीएनए फिंगरप्रिंट वेरी सिमिलर होते हैं, बट आइडेंटिकल नहीं होते। क्या मतलब हुआ? आप किसी किताब की फोटोकॉपी कराने जाएं तो कई बार फोटोकॉपी कराने के लिए जो फोटोकॉपी करने वाला बंदा होता है, वो किताब को थोड़ा सा सेट करता है और फोटोकॉपी प्रिंट निकाल देता है। तो सेटिंग में भी उस पेज के साइज और उसके कुछ अलाइनमेंट में डिफरेंस आ जाता है। पेज में लिखे हुए वर्ड सेम है, लेकिन फिर भी वो आइडेंटिकल नहीं है। तो सिमिलर, वेरी सिमिलर और आइडेंटिकल में यही डिफरेंस होता है। वैसे इस तरीके के कंफ्यूजिंग सवाल आपसे नीट में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि कई बार मेरे पास बच्चे इस तरीके के सवाल लेके आते हैं, तो उसका एनसीईआरटी के हिसाब से अगर मैं जवाब दूं तो वो सेम फिंगरप्रिंट जनरेट करेंगे। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए, वो वेरी सेम होते हुए भी आइडेंटिकल नहीं होते। तो मुझे उम्मीद है कि आपको डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आपको कहीं कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे उन क्वेरीज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, आपको आंसर मिलेगा। थैंक यू।